ये जो सीबीआई कोर्ट होती है इनको इनको स्पेशल कोर्ट क्यों कहा जाता है? या क्या क्या किस मामले में ये अलग होती है आम कोर्टों से? क्या ये रेड मारती है और किसी को गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या ये कोर्ट से प्रीवियर उनको एक तरह से अनुमति लेनी होती है या सीबीआई के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इस चीज की? वो ईडी का कोई जजमेंट आता है कोर्ट का, तो क्या ये सीबीआई के कोर्ट के जजमेंट को प्रभावित करता है या दोनों का जो जजमेंट होता है वो उसका अलग अलग ही दायरा रहता है, उस पर एक दूसरे प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं। दोस्तों, नई लीगल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, कानून को सिंप्लीफाइड वर्जन में आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से। और इससे पहले हमने कई अपने साथी अधिवक्ता भाइयों का इंटरव्यू लिया है। आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है हमारे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता सीबीआई कोर्ट स्पेशली और ईडी के मामलों के विशेषज्ञ मिस्टर जाफर हसन रिजवी साहब का। तो साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप आए आप चैनल पे। नहीं, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैं ये चीज एक पहले ब्रीफ कर दें कि ये जो टॉपिक है जो आज कवर करने वाले हैं जाफर साहब से, वो थोड़ा सा लीक से हटके है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं वो इन मामलों को डील करती हैं। आमतौर पर पब्लिक को जनमानस को इसकी जानकारी कम होती है, तो जरूर आज जाहिर है कि आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना समझी हो, ना जाना हो, क्योंकि ये उन्हीं लोगों तक पहुंच पाती हैं जिनका मामला होता है। आम जनमानस तक ये मामले नहीं पहुंच पाते हैं। तो जफर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सीबीआई कोर्ट होती हैं इनको स्पेशल कोर्ट क्यों कहा जाता है? या क्या क्या किस मामले में ये अलग होती हैं आम कोर्टों से? एक्चुअल में जो सीबीआई कोर्टों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जी। वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से हुआ। ठीक है। तो उससे जो है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ केसेस आए या सीबीआई को जो केस रिफर हो, बेसिकली सीबीआई को 4 तरह से केस जाते हैं। जी। एक तो जो एफआईआर डायरेक्ट उनकी दर्ज हुई सीबीआई में, वो हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों की दर्ज होती है डायरेक्ट। हाँ, और दूसरी जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे जो है दर्ज होती है। ठीक है। तीसरी जो गवर्नर के ऑर्डर पर हुई, और चौथी जो है वो आपके हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होती है। इस तरह से सीबीआई चार तरह के जो केसेस हैं ऐसे वो रिकॉर्ड होती है, वहाँ एफआईआर जांच के लिए वो आते हैं। फिर सीबीआई उस पर अपनी जांच करती है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना। और उसमें भी सीबीआई 2 तरह के केसों की, एक तो सीबीआई का जो बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है वो है कि वो करप्शन के केसेस की जांच करती है। तो वो उनका है एसीबी, पूरी एक उनकी विंग है, एंटी करप्शन विंग है। वो अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग तरह से है। दिल्ली में बहुत सी उनकी ब्रांचें हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे लखनऊ में है तो एसीबी क्राइम ब्रांच जो उनकी है कि एंटी करप्शन ब्रांच है। और दूसरी उनकी जो होती है वो है स्पेशल क्राइम। तो उसमें जो है हमारे आईपीसी के कोई, जैसे हम लोग देखते हैं कि फला केस कोई रेप हुआ या कोई जो है बड़ा स्कैम हो गया उस तरह का, तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि इसमें सीबीआई जांच करे, तो उसकी जांच जो है वो एससीबी के दायरे में, वो एससीबी में। जी। तो ये है टोटल। तो दो पार्ट में मतलब जो है कोर्ट काम करती है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये क्या माना जाए कि ये हर राज्य में एक कोर्ट सीबीआई की होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, तकरीबन सभी राज्यों में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट्स हैं। गालिबन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें शायद सभी राज्यों में नहीं है। अच्छा। जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, लेकिन जो इधर हैं और बाकी राज्य हैं उसमें हर जगह। और बेसिकली जो कोर्टें हैं वो स्टेट कैपिटल में है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में ये 2 जगह हैं। यूपी में 2 जगह, एक तो गाजियाबाद में है और यूपी और लखनऊ में, लेकिन मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं वो लखनऊ से होते हैं। वो लखनऊ से। जी। मतलब ये जिलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बिल्कुल। कुछ जिले जो है लखनऊ से, जी। ज्यादातर जिले जो हैं वो पश्चिम के, कुछ जिले जो हैं वो गाजियाबाद से हैं। जी। तो ये दोनों तरह की जो कोर्ट है आपने बताई, ये लखनऊ में दोनों तरह की कोर्ट है? जी, दोनों का। एक्चुअल में जो जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं इन्वॉल्व होते, हाँ, आम जन हुआ किसी करप्शन के केस में तो वो हो गया, तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाती हैं। वहां पे वो फिर जो एंटी करप्शन की जो एडीजे कोर्ट में उसमें नहीं आते वो केसेस। और जो आईपीसी के केस है, मान लीजिए कुछ हो गया किसी का, तो जैसे कमिटल की जो प्रोसीजर है दूसरे केसेस में, वैसे भी वहां मजिस्ट्रेट से ही कमिट होके फिर वो यहाँ पे आते हैं। जैसे मान 302 का कोई केस हो गया, 307 का, या कोई रेप मर्डर इस टाइप का हुआ तो फिर वो कमिट हो गया, लेकिन वो उसकी जो एफआईआर होगी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है, जो सीबीआई मजिस्ट्रेट। अमूमन देखने में आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई केस होता है, हाईलाइट हो जाता है, तो उसकी जो पीड़ित पक्ष होते हैं वो ज्यादातर सीबीआई केस की डिमांड करते हैं, सीबीआई ट्रायल की डिमांड करते हैं। तो इस तरह के केस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, किस कोर्ट में जाते हैं? नहीं, पब्लिक डिमांड करती है किसी नहीं, पब्लिक डिमांड से नहीं होता कुछ। अच्छा। वो तो जब गवर्नमेंट उसको ऑर्डर करेगी, अथराइज करेगी, तो
तो ही सीबीआई को होता है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दे, उसको तब वो केस जो है ट्रांसफर होकर सीबीआई जांच के लिए जाता है जी। CBI जैसे बहुत से हमारे यहाँ केसेस हुए हैं, जैसे अभी सीतापुर में एक हुआ था, रेप का केस हुआ था, या अभी रिसेंटली जौनपुर में एक केस हुआ है जिसमें जो है एक कस्टोडियल डेथ हो गई थी एक आदमी की, तो वो केस सीबीआई जांच होके वो फिर यहाँ स्पेशल कोर्ट में, मतलब जो उनका जो पहला कोर्ट जो वैसे अमूमन होता है जैसे 302 307 इस तरह के जो जी में पुराने केस थे जी, तो वो हट के सीधा वो स्पेशल कोर्ट में ही से ही शुरुआत होती है उनके। नहीं, जब वो डायरेक्शन हो जाएगा कि ये जांच सीबीआई को है, तो फिर वो केस सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है, पूरा टोटली वो हैंडओवर हो जाता है। मतलब जिला और सेशन जज जो जज सुनते थे नॉर्मली जी, वो ना सुन करके स्पेशल जज सीबीआई सुनेंगे, वो भी एडीजे ही रैंक होता है उनका भी, मतलब लेकिन ये वो सीबीआई के स्पेशल जज सीबीआई, उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो है पूरी सीबीआई की टीम होगी, वो करती है। अच्छा, ये अमूमन देखते हैं कि सीबीआई रेड मारती है और किसी को गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या ये कोर्ट से प्रीवियर उनको एक तरह से अनुमति लेनी होती है या सीबीआई के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इस चीज की कि वो नहीं, उनको एक्सक्लूसिव पावर होती है। अच्छा। उसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती डायरेक्टली। जी, कुछ हाँ, कोर्ट में जब केस आ जाता है ये, उसके बाद जो है जैसे कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए, हालांकि वो स्टेट में व्यवस्था जो एंटी करप्शन में है कि उनके लिए जो है सैंक्शन जरूरी है, बिना सैंक्शन के कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट। यस, वहां पे आपको मतलब वहां पे आपको जो है वो उस विभाग की आपको चाहिए होगी, अभियोजन स्वीकृति जिसे कहते हैं, सैंक्शनिंग जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो भी होता है उसको देता है, फिर वो तब केस आगे बढ़ सकता है, तभी केस आगे। अच्छा, ये सीबीआई जब कोई केस दर्ज कर लेती है तो ये कैसे स्पेशल कोर्ट में सीधा मतलब पहुंच जाता है? नहीं, वो सीबीआई के एक्ट में ही प्रोवाइड है। अच्छा, हाँ, कि वो अगर एफआईआर सीबीआई में दर्ज हुई है तो फिर वो उन्हीं कोर्टों में आएगी। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए साहब कि सीबीआई की चार्जशीट दर्ज मान ली हो गई यहाँ पे जी, और अब कोर्ट में क्या क्या प्रक्रिया उसकी कैसे रहेगी मान ली दर्ज होने के बाद में? कोर्ट में एफआईआर आ गई जी, और अब उसमें जो है एफआईआर के बाद तो जैसा कि नॉर्मल केसों में भी होता है कि अपनी विवेचना पुलिस करेगी। विवेचना के दौरान कोई अरेस्ट हो गया तो उसको कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर जो प्रक्रिया है उसमें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। कोर्ट उसमें जो है फिर अगर वो कस्टडी मांगती है, पुलिस कस्टडी, तो उसे कस्टडी नियमानुसार अगर देना होता है कोर्ट को देती है, नहीं देना होता तो कोर्ट का अपना वो है क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र। लेकिन जो है अगर जुडिशियल कस्टडी, अगर उन्होंने पुलिस कस्टडी नहीं मांगी तो जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी। उसके बाद अपना बेल हुई, फिर जमानत ले ली अक्यूज ने, फिर उसको कॉपी सप्लाई की गई। कॉपी सप्लाई होने के बाद फिर जो है अगर उसे लगता है कि हम केस में डिस्चार्ज हो जाते हैं कि उसको वो भी है जो सीआरपीसी में प्रोविजन है, वो अपनी डिस्चार्ज फाइल करेगा। डिस्चार्ज का अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो अपने घर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिस्चार्ज नहीं होता तो फिर चार्ज बन जाएगा और चार्ज बन के केस फिर एविडेंस पे हो जाएगा, वो प्रोसीड आगे कर जाएगा और एविडेंस जैसी प्रक्रिया के अनुसार फिर एविडेंस होने के बाद अक्यूज का जब वो प्रोसिक्यूशन अपना वो केस क्लोज कर देगी कि हमने एविडेंस पूरी कर ली है, तो उसके बाद फिर 313 अक्यूज का हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट हो जाएगा 313 सीआरपीसी में। उसके बाद अगर उसे कोई डिफेंस देनी है तो डिफेंस डॉक्यूमेंट्स देनी है तो डॉक्यूमेंट्स, और अगर उसे डिफेंस का कोई गवाह देना है तो उसकी गवाही होगी। फिर उसके बाद बहस होके और जजमेंट पे। अच्छा, अमूमन देखा जाता है वकील साहब की बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स आते हैं सीबीआई कोर्ट में, और जाहिर सी बात है कि बहुत कभी कभी बहुत ही लाइमलाइट वाले मामले भी होते हैं। तो ऐसे में जो गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या मतलब क्या क्या कदम सीबीआई उठाती है कि इंश्योर करे कि कुछ उनको आहित न होने पाए? नहीं, स्पेसिफिक तो देखिए गवाहों की जो सुरक्षा की है हमारे उसमें प्रोवाइडेड है लॉ में, वो सभी प्रक्रिया वही है, कोई अलग से नहीं है कि सीबीआई कोई उन्हें अलग से प्रोटेक्शन दे, ये वो ऐसा नहीं कुछ है। लेकिन हाँ ये है कि सीबीआई अपने गवाहों का ख्याल रखती है और जो है उनको अच्छे से तैयार कराती है और कोर्ट में भी काफी अच्छे माहौल में उनसे जो है वो गवाही दिलवाई जी। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई झूठा केस सीबीआई में दर्ज हो जाता है सीबीआई कोर्ट में जी, तो इसका क्या प्रावधान है, मतलब कैसे? झूठा केस के लिए सीबीआई ही नहीं मैं कहूंगा, बल्कि जितने भी केस हैं, अगर ये है कि झूठा है ये केस तो उसके लिए किसी के पास भी रेमेडी है कि पहले तो वो अगर मान लीजिए एफआईआर हो गई है, उसे लगता तो वो विवेचक को अपना जो भी आईओ हो उसको अपनी बात जाके बताए कि हाँ ये झूठा केस है, उसके पास जो सबूत हो उसको वो दे। इन केस उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर उसके पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में आके अपनी बात बताए, फिर हाई कोर्ट में जाके अपना क्वेश्चनिंग में जा सकता है एफआईआर चार्जशीट के अगेंस्ट। तो वही फैसिलिटी है जो और जगह है उसी पे जी। तो इसका जो सीबीआई कोर्ट्स की अपील होती है वो कहाँ जाती है?
सीबीआई कोर्ट की अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिसाइड हुआ है केस, तो वो तो फिर सेशन में आएगा। और अगर स्पेशल कोर्ट जो एंटी करप्शन की बनी हुई है, उनका अगर जजमेंट के बाद फिर वो अपील या बेल जो भी हो, तो वो वहां से रिजेक्शन के बाद फिर वो हाई कोर्ट में आएगी। और फिर हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जी आएगी। तो ये मतलब ये चैनल वही है जो नॉर्मल कोर्ट्स में है, जो वो सब कुछ सीआरपीसी के ही अकॉर्डिंग चलता है, उनका कोई अलग से ला नहीं। मतलब इसको माना जाए कि कोई मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, सीबीआई मतलब नहीं, सीधे आम तौर से तो नहीं जा सकता। एक्सेप्शनल की बात तो रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है वो, लेकिन ये कि सीधे तौर से ऐसे नहीं जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सीबीआई कोर्ट में आईओ की रिपोर्ट जो होती है जी, वो कितनी सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है, क्या उसका रहता है रोल? नहीं, आईओ की रिपोर्ट से मीन्स आपका चार्जशीट से है। हाँ, कि उसमें भरोसा कोर्ट कितना करती है? नहीं, भरोसा कोर्ट का जहां तक इशू है, तो कोर्ट किसी को ना तो एकदम से रिजेक्ट कर देती है, ना किसी को एकदम से एक्सेप्ट कर देती है। कोर्ट को ये अपना वो है अपनी एक जो उसका जो है विवेक है, उसका इस्तेमाल करते हुए कि आईओ ने जो भी रिपोर्ट फाइल करी है वो कहाँ तक जेन्युइन है, उसके बाद ही कोर्ट उसका परिशीलन करने के बाद ही उस पे अपना जो है कॉग्निजेंस लेती है और कोर्ट को आगे प्रोसीड करती है। उसमें सीबीआई या वैसा ही है जैसा और कोर्ट्स में है, उसमें आईओ के ऊपर कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है। अमूमन एक मामले को जो है कोर्ट से डिसाइड होने में अमूमन कितना टाइम लगता है और कितनी मतलब चरणों में जो है ये केस बढ़ता है आगे, कोई केस मान लिया जाता है तो? देखिए, डिपेंड करता है कि आमतौर से सीबीआई जो भी केस लाती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिल्कुल। तो कॉम्प्लिकेटेड जो था उसमें डॉक्यूमेंट्स काफी होते हैं, बिल्कुल, काफी जो है विटनेसेस होते हैं जी। तो इस हिसाब से ये है कि टाइम लगता है उसमें। हालांकि स्पेशल कोर्ट्स हैं उन्हीं केसों के, लेकिन चूंकि इतना वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स होता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि कई सेट ऑफ अक्यूज हैं, तो उनके डिफरेंस लॉयर्स हैं, तो उनकी, तो इसलिए जो है आमतौर से अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा फ्रॉड फोर्जरी का केस आया है और जिसमें मल्टीपल अक्यूज हैं, तो उसमें ये मान के चलिए कि 5 से 7 साल तक का समय लग जाता है जनरली। ये जो लोग में एक मिथ है या धारणा है कि बहुत फास्ट ट्रैक पे कोर्ट चलती है सीबीआई की और बहुत तेजी से काम, तो ऐसा मतलब नहीं है। मतलब एक नॉर्मल से कम टाइम लगता है, लेकिन हाँ, नॉर्मल से कम लगता है, लेकिन अब अगर ये कहें कि जो है कि एकदम से नहीं सीबीआई में दर्ज हुआ और जो है बस वो महीने भर बाद जजमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि हाँ, सीबीआई की जो कार्यशैली है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और उस और एजेंसीज के बनिस्बत। और दूसरी चीज ये है कि उनका जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, काफी चीजें उनकी जो है वो साइंटिफिक बेस्ड। जो अमूमन आम कोर्ट में आपने देखा होगा कि एक्यूज जो होता है वो लूप होल का फायदा उठाता है, हाजिरी माफी से लेके और तमाम चीजें लिंगर ऑन करता है केस को। जी। तो क्या ये माना जाए कि सीबीआई कोर्ट में इन चीजों को ज्यादा हाँ, बिल्कुल जो है करने का मतलब बिल्कुल, चूंकि स्पेशल कोर्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा एडजमेंट या इस टाइप की चीजें जो हैं वो कंसीडर नहीं होती। अगर जो है वहां पे प्रोसीजर चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि आप जो है उसको टाइम बिंग के लिए लिंगर ऑन करते रहें और जब तक चाहें, तो ऐसा नहीं है, वहां पे काम करना होता है। तो जो जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मामला क्रिमिनल एक्टिविटी का देखा जाता है, जो चरण होते हैं उसके चार्ज फ्रेम से लेके और आगे जी सिमिलर ही सिमिलर है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। जो भी सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है वो उसी तरह से कि पहले जो है चार्जशीट फाइल हो गई, जो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस होने के बाद अगर अक्यूज जेल में है तो वहां से, अगर जेल से बाहर है तो फिर उसे समन किया जाएगा और उसके बाद उसके कॉपी सप्लाई की जाएगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर जो है एविडेंस होंगे, एविडेंस के बाद फिर जो प्रोसेस में है कि 313 सीआरपीसी में अक्यूज का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जो है अगर उसे डिफेंस देनी है तो वो डिफेंस होगा, और उसके बाद भी जो है डिफेंस कंप्लीट होने के बाद फिर जो भी है केस ओपन करेगी प्रोसिक्यूशन, जो है कि वो अपना केस रखेगी कोर्ट के सामने कि मेरा ये केस है, मैंने इसको साबित कर दिया है। और इन सब चीजों के बाद फिर डिफेंस का लॉयर जो है वो अपनी एक एट ए लेंथ केस को अपनी आर्गू करेगा अपने क्रॉस पे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर अपनी बात को रखेगा। दोनों के कंक्लूड होने के बाद फिर वो जजमेंट, प्रोसीजर वही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अच्छा वकील साहब, एक चीज बहुत कॉमन देखी जाती है कि अमूमन कई केस ऐसे होते हैं जिनको सीबीआई खुद ही जो है ओपन करती है और उनमें खुद ही क्लोजर रिपोर्ट भी लगा देती है। तो ये और उसको कभी कभी ऐसा भी कई केसेस हुए जहाँ पे सीबीआई ने खुद आगे प्रोसीड नहीं किया है।
तो ये इस तरह का बिहेवियर जो होता है, ये आपको क्या लगता है कि किन वजहों से होता है? खुद ही ओपन करने की बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ ये कहीं से केस आया, अथॉरिटी के परमिशन की बिल्कुल कहीं से केस आया, उसमें डिफरेंट रीजन है। मान लीजिए किसी केस में जैसा मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे जो है सैंक्शन की जरूरत है, ओके, तो कभी उसको डिपार्टमेंट से सैंक्शन ही नहीं मिली, तो ऐसी कंडीशन में केस को क्लोज करना पड़ेगा। या मान लीजिए मैंने आपसे बताया कि एजेंसी बड़ी ट्रांसपेरेंट है और विवेचक और ये जो भी उनके लोग हैं वो काफी अच्छी जो है विवेचना वगैरह करते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं केस स्टेब्लिश नहीं हो रहा है किसी के अगेंस्ट, तो वो जबरदस्ती में किसी को अक्यूज नहीं बनाते हैं, मेरा अपना जहां तक एक्सपीरियंस। इनसफिशिएंट ऑफ फैक्ट्स, हाँ इनसफिशिएंट ऑफ एविडेंसेस या जी, तो वो जो है आपका मामला है कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता। हाँ आगे नहीं बढ़ते, वो सॉलिड जब उनके पास रीजन होता है तभी वो केस को आगे बढ़ते हैं। अच्छा वकील साहब, एक चीज और बताएं, जैसे ईडी अपना काम कर रही है और ये सीबीआई, तो सीबीआई और ईडी के बीच में जो केसेस का निर्धारण होता है, दायरा किसका कहाँ तक होता है कि एक दूसरे केस में इंटरवीन ना हो, तो ये कैसे डिसाइड होता है? नहीं, दोनों है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, लेकिन दोनों का जो कार्यक्षेत्र है वो अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि सीबीआई किन केसों की करेगी, और सीबीआई तो करप्शन के केसेस को भी करेगी, और जो है वो आईपीसी में भी अगर उन्हें डायरेक्शन मिला है कहीं से तो वो उसकी जांच करेंगे। लेकिन ईडी का दायरा महदूद है। ईडी जो जांच करेगी वो सिर्फ ऐसे मामलों की जांच करेगी कि जहां एक प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस से कोई मनी आई है, उस मनी से कोई लॉन्ड्रिंग करके कहीं और जो है वो पैसा यूज किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी जांच ईडी करेगी। क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें जो दोनों जगह चले? हाँ बहुत से ऐसे केस हैं, क्योंकि सीबीआई जो है वो तो जांच कर रही है कि वो आईपीसी में भी उसने ऑफेंस किया है, और लेकिन जो ईडी जांच करेगी वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का करेगी। वो उसी केस के बेस पर होगा कि हाँ इन्होंने सीबीआई में, जैसे बहुत से हमारे केस आए हैं, आपने राजनेताओं के भी सुने होंगे, चिदम्बरम का केस है या और भी, तो उसमें यही है कि कहीं ना कहीं से एक मनी ट्रेल होती है जिससे वो ईडी फिर उसकी आगे अपनी विवेचना करती है और उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती है। ओके, तो जैसे मान लीजिए ईडी का कोई जजमेंट आता है कोर्ट का, तो क्या ये सीबीआई के कोर्ट के जजमेंट को प्रभावित करता है, या दोनों का जो जजमेंट होता है वो उसका अलग अलग ही दायरा रहता है, उस पर एक दूसरे प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, अभी तक की जो आज तक का लॉ है हमारे मुल्क में, हमारे देश में अब तक के मामलों, जी, तो उसमें ये चीज है कि मान लीजिए जैसे प्रेडिकेट ऑफेंस एक सीबीआई में दर्ज हुआ या किसी एजेंसी में दर्ज हुआ, बिल्कुल। और वहां पे वो केस उसके अगेंस्ट वो एक्यूटल हो गया, बिल्कुल, तो यहाँ पे वो ईडी में फिर वो केस भी एक्यूटल ही होगा, क्योंकि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस ही कोई नहीं हुआ तो फिर तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई वही नहीं तो है। क्या डिफेंस में ऐसा हो सकता? और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी तक का जो लॉ है हमारे देश का, उसमें यह है कि जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ईडी का केस में जजमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब पहले आपका वो जो प्रेडिकेट ऑफेंस जो भी हो, सीबीआई हो, यूपी पुलिस हो, या कभी हमारे नारकोटिक्स के केस होते हैं या इस टाइप के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं, तो कोई चीज जहां से भी वो जनरेट हुआ है तो पहले वही केस डिसाइड होगा, उसके बाद फिर इसमें जजमेंट होगा, बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी लेकिन जजमेंट नहीं होगा। तो डिफेंस में मान लिया एक्विटल हो गया यहाँ पे केस, तो डिफेंस में ईडी में इस चीज को लगाते हैं लोग कि अपने सेफ्टी के लिए और अपने जो है, हाँ बिल्कुल लगाते हैं भाई हमने वहाँ हो गया है तो बिल्कुल उसका लीगल प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। अच्छा, ये टैक्स से फ्रॉड रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको भी ईडी देखती है या उनको मतलब? नहीं, टैक्स से रिलेटेड नहीं, मैंने आपको बताया कि नहीं, वो फ्रॉड किसी अगर उससे कोई मनी जो है आई है, लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ईडी उसकी जांच करेगी, वो किसी का भी। अच्छा, चाहे वो लॉन्ड्रिंग मींस आउटर नेशन? नहीं, आउटर नेशन नहीं, उससे मनी लॉन्ड्रिंग से मींस ये है कि मान लीजिए कहीं से एक आदमी ने कोई एक स्कैम किया, मान लीजिए जैसे किसी ने ड्रग्स का कोई सप्लाई कर रहा है, उसको पकड़ा गया और उससे जो पैसा उसने कमाया, उस पैसे को वही जो है उसका जिसको कहा जाए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो वो पैसा है प्रोसीड ऑफ क्राइम, और उसी प्रोसीड ऑफ क्राइम से ईडी का केस आगे बढ़ता है। मतलब जो सोर्सेस से या कोई अनडिफाइंड सोर्सेस से जो पैसा आ रहा है, जिनका मतलब कोई सोर्स नहीं पता है, जिनका कोई केस नहीं पता है, बिल्कुल, तो वैसे पैसों का मामला जो है वो ईडी देखती है। बिल्कुल। ओके, अच्छा और बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जैसे होते हैं ज्यादातर बहुत सारे पाए जाते हैं इन ईडी के मामलों में, तो इनकी क्या विश्वसनीयता होती है और इनका कैसा एग्जामिन होता है कि ये फैक्ट बेस्ड है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो आजकल अदालतों में काफी चल रहे हैं जी, और जो है
उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी एविडेंशियल वैल्यू भी है। तो ये FSL टाइप में, हाँ, CFSL से उसकी है या FSL से जो भी होती है, जो भी एविडेंसेस हैं साइंटिफिक बेस्ड पर, तो उनकी जो एविडेंशियल वैल्यू होती है। जी। अच्छा, अमूमन लोगों में भी बहुत इस चीज का चर्चा है और लोग समझते भी हैं इस बात को, है कि ईडी के द्वारा पकड़े हुए किसी व्यक्ति की जमानत होना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली, ये लोगों में धारणा है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्या वजह है कि इतना नहीं, पहली तो एक चीज ये है कि जो भी ईडी के मामले आते हैं जी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑफेंसेस से ही रिलेटेड होते हैं, जो सोसाइटी के लिए घातक हैं। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी ये चीज एक और भी कहेंगे, कुछ अभी आपने देखा है कि पॉलिटिकल इश्यूज भी उसके पीछे होते हैं, हालांकि न्यायालय उनसे प्रभावित नहीं होती उन सब चीजों से, लेकिन काफी चीजें हैं कि वो निचली अदालतों से फिर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह से वक्त थोड़ा बेल में ज्यादा। लेकिन अभी जो है काफी चीजें चेंज हो गई हैं, और ईडी के केस में अगर जो है कोई फर्स्ट समन पे आ जाता है तो यहाँ 88 की व्यवस्था दी है अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप जो है वहां पे अगर समन की डेट पर ही अपीयर हो गए हैं तो आपको बेल दे दी जाएगी। मतलब ये माना जाता है अमूमन की इन्वॉल्वेशन की जो संभावना दर होती है वो चूंकि ज्यादा होती है और नॉर्मल से केसेस के मुकाबले, अगर कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति पे आरोप लगता है ईडी के माध्यम से या एजेंसियों के माध्यम से, तो माना जाता है कि अमूमन व्यक्ति की संलिप्तता होगी जरूर उसमें। हाँ बिल्कुल। क्या ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से जो है वो चूंकि उसका खुद का किया हुआ फ्रॉड या क्राइम होता है, इस वजह से उनको जमानत मिलने में दिक्कत? बिल्कुल, अगर कंप्लेंट कहीं फाइल है तो कहीं ना कहीं वो ऑफेंस की जो गंभीरता होती है बिल्कुल उसकी वजह से ये चीजें जो है बेल मिलने में थोड़ा सा दिक्कतें हैं। और जो एक्चुअल में जो हमारा ईडी का जो लॉ बना है उसके अगर आप बैकड्रॉप में जाएंगे तो ये ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक चार्टर हुआ था इसमें यूएनओ में, मेरी समझ से जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि शायद ये 1998 में कुछ 8 से 10 जून के बीच में वो चार्टर जो है वो अडॉप्ट किया गया था, और उसमें ये तय हुआ था कि जो है ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग जो तरह तरह के, चाहे वो करप्शन से हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हो, या किसी ये जो ड्रग्स के तरह से हैं जो पैसे आ रहे हैं इस तरह से, उनको रोकने के लिए ऐसा एक इंटरनेशनल जो है एक लॉ बनाया जाए जिससे इन चीजों को रोकथाम की जा सके। तो उसके पीछे रीजन यही है। अच्छा, ये थोड़ा ईडी के बारे में और बताइए, ये इसका गठन लगभग कब तक हुआ और ये किसका मतलब व्यापकता जो फैली पूरे देश? ईडी का गठन हमारे यहाँ जो है, आपको बताया मैंने कि यूएन चार्टर के हिसाब से 98 में वो वहां पे हुआ, और हमारे यहाँ ये कानून 2002 में लागू 2002 में लागू जी 2002 में लागू हुआ। और ये इसको जो कहा जाए कि बहुत ज्यादा जो फैलाव हुआ वो मुझे लगता है, जहां तक मेरी अपनी रिसर्च है, कि ये 2010 के बाद जो है ज्यादा स्पैन हुआ है, इसके केसेस ज्यादा रजिस्टर। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज अटैच की जाती हैं तो ये इसमें ईडी के मतलब क्या पास राइट होता है अटैच करने का, या कोर्ट के ही डिसीजन के बाद अटैच कर सकती है? नहीं, कोर्ट ईडी उसको अटैच करती है, फिर ईडी अटैच करने के बाद उसको जो है वो कंफर्मेशन के लिए वो जो ईडी में प्रोवाइडेड है लॉ में ही कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाती है, वहां से वो कंफर्म करा के फिर वो तब उसके बाद वो कंप्लेंट के साथ वो फाइल हो जाती है। ये जो ईडी के थ्रू जो पैसा ज्यादातर जो पकड़ा जाता है या कोई एसेट्स पकड़े जाते हैं, तो ये इनका बाद में मान लीजिए एक्विटल हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इनका उपयोग कैसे होता है? फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी या राजकोष में बिल्कुल। ओके। अच्छा, ईडी में जैसे मान लीजिए बहुत अमूमन देखा गया कि लोग एक दूसरे को कभी कभी होता है पॉलिटिकल विंग से ज्यादा ही होता है, नॉर्मल इंसान के साथ हो सकता है कि किसी को फंसाने के लिए मान लीजिए किसी ने जो है अपने अन्य रिसोर्स से या कहीं से भी जो है उसके अकाउंट में 5-10 लाख 20 लाख जो भी है डाल दिया पैसा, और बाद में कंप्लेन कर दी। अब बंदे को खुद नहीं पता है कि उसके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ गया। नहीं ऐसा, इसको कैसे मतलब नहीं ऐसा मेरी अपनी जो है, जहां तक मेरे सामने ऐसी कोई अभी तक घटना आई नहीं है कि किसी ने एकदम से पैसा डाल दिया हो, उसकी नॉलेज में ना हो। नॉलेज जरूर होता है, ये कि हो सकता है उसमें इतनी बात की पहले कहीं से ईडी ने कंप्लेंट दर्ज कर दिया, और जब उसे मौका दिया गया कि भाई आप एक्सप्लेन करिए, तो बाद में उस आदमी ने एक्सप्लेन कर दिया हो कि हमारा ये जेन्युइन सोर्स का था पैसा, या कोई प्रॉपर्टी जो थी वो कुछ घटनाओं में, जैसे कि मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि कुछ घटनाओं में से आता है ऑडियो टेप भी आए हैं कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, मैं पैसा डाल दूंगा कहीं से, और नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा है अगर हो भी जाए तो व्यक्ति के पास, हाँ आप कहीं हो जाए कि एक्सेप्शनल, तो मैं उसके लिए नहीं कर, लेकिन राइट रहता है ना व्यक्ति के पास, मान लीजिए हो भी जाए, अगर आ भी जाए पैसा, तो क्योंकि उसने नहीं, तो वो बिल्कुल अपनी बात कहने के लिए उसका ईडी में
तो सबसे पहले जो अक्यूज जिसको प्रपोज्ड होता है, सबसे पहले वो उन्हीं का स्टेटमेंट लेते हैं कि ये इस पैसे का सोर्स क्या है आपका, या इस प्रॉपर्टी का आपका सोर्स क्या है। अगर आप जाके वहां एक्सप्लेन कर दिए तो शायद आपके खिलाफ कंप्लेन ही ना फाइल करेंगे। आई थिंक इसी बात की तो जांच करते हैं कि पैसा जो है वाकई में जो है वो बिल्कुल सोर्स है। बिल्कुल सोर्स तो। अच्छा वकील साहब, एक चीज और बताएं जी। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईडी मामलों में समझौता करना चाहे, तो क्या ऐसा भी कुछ तरह के मामले आपने देखे हैं जिसमें नहीं, ईडी में समझौता नहीं हो सकता। समझौता नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है कि वो ऐसा बिल्कुल समझौता नहीं हो सकता, जिसमें जो है नहीं कोई अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इन अदालतों में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था है? जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था अब जो है सभी अदालतों में हो गई है। मतलब आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है गवाही दे सकते हैं। अच्छा, अगर ईडी के मिले हुए सम्मान को अगर कोई भी व्यक्ति जो भी उसको कॉल किया जा रहा है वो नजरअंदाज करता है, जी नहीं जाता है, तो उस पर कितने सम्मान के बाद उस पर फिर उस हिसाब से कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए कितने सम्मन्स के बाद तो नहीं, वो तो आईओ का अपना वो है, विवेक है जो क्या करता है। लेकिन जो है ना सिर्फ ईडी में बल्कि एज ए लायर मैं ये कहूंगा कि किसी भी सम्मन को नजरअंदाज करना जो है कानूनन सही नहीं है। जी, आपको अगर आया है सम्मन, आप अगर अपने को मानते हैं दोषी हैं तो भी आप जाएंगे, और अगर आप जो है ये मानते हैं कि हम निर्दोष हैं तब तो जरूर ही जाना चाहिए कि जो है आप अपनी बात बताएं उस आईओ को कि सही बात ये है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ही करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप दोषी हैं नहीं है तब दोनों कंडीशंस में बिल्कुल आपको कानून में जो भी प्राविधान है उसके अनुसार जो है आपको प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकते, बेनिफिट नहीं देगा, वो नुकसान देगा। अगर मान लीजिए सम्मन आपको आया फिर वो कल को वारंट हो जाएगा फिर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कोई भी एजेंसी जांच अगर कर रही है और आप सम्मन पे नहीं गए तो एक टाइम के बाद वो जो है आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देगी, फिर कोर्ट वो अपने हिसाब से आपको जो है बुलाई लेगी। अच्छा, आरोपी को हर केस हर पेशी पे जो है उसको उपस्थित होना जरूरी है, ऐसा कुछ है? उपस्थिति तो अक्यूज की जो है हर डेट पे होनी है ऐसा लॉ में, लेकिन ये है कि उसमें एक गुंजाइश ये है कि वो थ्रू काउंसिल भी हो सकती है। तो थ्रू काउंसिल में फिर वो अक्यूज की एग्जम्पशन हो जाती है, काउंसिल उनके बिहाफ पे मौजूद रहता है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, नॉर्मल केसेस में जो होते हैं, चाहे वो आईपीसी के हों चाहे सीआरपीसी के हों, उसमें जो विवेचक की भूमिका होती है और जो सीबीआई मामलों में या ईडी के मामलों में विवेचक की भूमिका होती है, तो क्या माना जाए कि सीबीआई इन केसेस में उनके पास विवेचक के पास ज्यादा अधिकार दिए गए, राइट दिए गए हैं कि मिसाल के तौर पर पार्टी को बुलाने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए, या ये सब जो है जैसे नॉर्मली केसों में होता है वैसे ही बटन पे काम होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी 8 घंटे की पूछताछ हो रही है, कभी 10 घंटे की हो रही है आरोपी को बुला के, कभी 2 दिन तक पूछताछ ही चल रही है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है ये देखिए ये तो डिपेंड करता है केस टू केस कि क्या केस है। और इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि एजेंसी टू एजेंसी भी डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जैसे मान लीजिए कोई चोरी हुई है या कोई मर्डर हो गया है तो उसमें एक आईओ क्या विवेचना करेगा कि चोरी हुई है, क्या चीज चोरी हुई है, फैक्ट पे जो भी, तो वो इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर वही चोरी मान लीजिए किसी ज्वेलरी शोरूम में हो गई है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें उसे एविडेंस ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे, या कोई जो है ब्लाइंड मर्डर हो गया है तो उसमें उसका दायरा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से कि चूंकि ईडी का केस हो या सीबीआई का केस हो, वॉल्यूमस डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें आदमी से ये पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है, तो जाहिर सी बात है सोर्स जानने के लिए ईडी के केसेस में आपके पास जो भी अकाउंट के स्टेटमेंट हैं, बैंक के हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। वो सेक्शन 50 में आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा आईओ के पास। तो इसके लिए समय चाहिए होगा कि उन चीजों को डिफाइन, मान लीजिए किसी के पास 10 अकाउंट है तो 10 अकाउंट को स्टेटमेंट कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ गया, ये सब चीजें तो उसे बतानी पड़ेंगी। तो ये टाइम टेकिंग इसलिए होता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। आपने बहुत सही तरह समझाया कि क्योंकि दायरा बड़ा होता है, केसेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती है, जी, तो इस वजह से जो है कुछ विशेषाधिकार, हाँ समय विशेषाधिकार तो हम नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन ये है कि उनका टाइम ज्यादा लगता है इस वजह से, और जो है वो एक लंबे समय तक पूछताछ करते हैं। हम लोग चूंकि मीडिया में ये सुनते हैं कि ये तो जो है 8 घंटे की पूछताछ हुई, 15 घंटे की पूछताछ हुई, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, जी, इनकी क्या भूमिका होती है इन मामलों में? स्पेशल प्रोसिक्यूटर की भूमिका वही होती है जो हमारे दूसरी कोर्ट्स में एपीओ की भूमिका होती है, या डीजीसी, एडीजीसी के, या हाई कोर्ट में फिर जो और अधिवक्ता लोग होते हैं डिफरेंट स्टेज के, तो उसी तरह है वो भी अपने एजेंसी की तरफ से
अपनी बात को जो है चार्जशीट की अपने आईओ ने जो भी विवेचना करी उनकी बात को कोर्ट के सामने रखते हैं। वो उसी लिए स्पेशल अपॉइंट होते हैं और उनका काम बस उसी कोर्ट तक ही पर्टिकुलर होता है या केस तक होता है। तो उनकी भूमिका बड़ी अहम है। अच्छा, ये जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इनमें कौन सी धाराएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए इसमें पहले तो PMLA देखिए धाराएं तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं उसमें, लेकिन जो ये है कि सेक्शन 3 है सबसे अहम धारा, मतलब कौन मानी? हाँ, तो इसमें अपराध जो है 3 में ही होता है, जो भी ऑफेंस आपका वो होगा वो सेक्शन 3 में ही होगा उसमें। और सेक्शन 4 में उसकी जो है वो जो सजा का प्रावधान है वो दिया हुआ है। इसके अलावा सेक्शन 5 है जिसमें जो है अटैचमेंट होता है, और सेक्शन 50 में स्टेटमेंट होता है। तो इसी तरह जो है अलग अलग धाराएं, और अरेस्टिंग जो है सेक्शन 19 में है। तो सभी धाराएं हैं उसको जो है एक्ट में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सभी धाराओं की अपनी जगह पे वैल्यू है, एक अपनी जी जी, लेकिन ये कि सेक्शन 3 और 4 जो है। अच्छा, एक दर्शकों को, जो कि जाहिर सी बात है कि कानून को हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि सिंप्लीफाइड भाषा में, सिंप्लाइड मैनर्स में समझाना कि क्या कैसे कानून काम करता है। तो थोड़ा सा चार्ज फ्रेम के बारे में बताइए कि चार्ज फ्रेम का क्या मतलब होता है इस तरह की रिपोर्ट? चार्ज फ्रेम जो है वो कोर्ट का काम है कि जब कोई भी जांच एजेंसी अपनी चार्जशीट लाकर और उसने फाइल कर दिया कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। अब अगर जो है अक्यूज ने जो है अपनी डिस्चार्ज फाइल कर दी तो डिस्चार्ज को सुनेगा। फिर उसके चूंकि डिस्चार्ज में होता यह है कि उसकी जो कहा जाए कि उसका जो कैनवेस है वो बहुत छोटा है, मतलब वहां पे स्कोप बहुत कम है। तो डिस्चार्ज कहीं जो है कहा जाए कि 100 नहीं बल्कि 200 केस में कोई या 500 केस में कोई एक केस डिस्चार्ज होता है। तो उन रिकॉर्ड्स में अगर प्राइमा फेसाई आपके ऊपर जो है कोई वो होता है तो कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप प्रोसीड करें ट्रायल के लिए, आप उसमें ट्रायल में बात कहिएगा। तो उसके बाद जब वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो गया, उसके बाद कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और जो है जो चार्जशीट फाइल करी है एजेंसी ने, अब मान लीजिए कि उसने बहुत सी धाराओं में कर दी है, लेकिन वो धारा किसी अक्यूज पे नहीं बन रही है या पर्टिकुलर किसी एक अक्यूज पर नहीं बन रही है, तो कोर्ट इन चीजों को पूरा अध्ययन करते हुए फिर जिसके ऊपर जिन धाराओं में चार्ज बनता है वो चार्ज आरोपित करती है, और वो ये कहती है कि आपके ऊपर इन धाराओं में चार्ज बन रहा है, आपके क्या है, आप ट्रायल फेस करेंगे या इनको मान रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि मोस्टली जो है हम लोगों ने यही देखा है कि वो कहता है कि हम ट्रायल को प्रोसीड करेंगे। तो चार्ज में कोर्ट का रोल बड़ा अहम होता है, और वो कहा जाए कि वो पहला जो है एक स्टोन होता है जो ट्रायल का, जो है पहला तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक मजबूत पिलर है, जी जी, एक स्टेज होती है जहाँ पे केस की प्रोसीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अमूमन हमने देखा है कि बहुत हाईलाइटर केसों में पब्लिक की उत्सुकता बहुत रहती है जानने की क्या हुआ कोर्ट में। अमूमन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग को कभी कभी बाहर आके पब्लिक में जो है मीडिया के थ्रू जो है पता चल जाता है कि क्या किस तरह का नरेशन हुआ। क्या आपने अपनी प्रैक्टिस दौरान और वैसे भी सीबीआई कोर्ट के मामलों में इस तरह की मीडिया कवरेज देखी या इनको पूरी तरह पाबंदी होती है? नहीं, कोई लाइव कवरेज की व्यवस्था कोर्ट ट्रायल के दौरान नहीं है। इवन कोई अगर जो है चोरी छुपे कोई कुछ ऐसा कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लीगली परमिटेड नहीं है किसी भी तरह की ट्रायल को जो है वहां पे कोई कवर करने का। ट्रायल कोर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने भी देखा है कि कुछ सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि जो है वहां पे जो आर्गूमेंट हो रहे हैं उनको जो है लाइव है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अभी तक मेरे जानने में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन में बोला हुआ है कि पब्लिक को जनमानस को समझने के लिए कानून को, हाई कोर्ट की भी आपने काफी ज्यादा जो है कवरेज देखी होगी कि काफी ज्यादा जो है वीडियोज सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें लाइव, मतलब जिसमें प्रोसीडिंग का जज किसने क्या बोला, कैसे पूरा कोर्ट का जो मास्टर होता है वो अवेयरनेस के लिए पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से। और आप सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं वो भी सही। तो मतलब लेकिन किसी ने आज तक सीबीआई की किसी भी कोर्ट का कोई भी जो है वीडियो इस तरह से जो सर्कुलेट नहीं, क्या इस पे नहीं प्रतिबंधित है, ये नहीं हो सकता। अभी जैसे हम लोगों ने काफी हाईलाइटेड मामला देखा अपने उत्तर प्रदेश में ही, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, वो ट्रायल यही लखनऊ से ही डिसाइड हुआ था, लेकिन कोई लाइव कवरेज नहीं थी, नहीं हो सकती, वो प्रतिबंधित है। अच्छा, जज अमूमन किस आधार पे तय कर लेते हैं कि करते हैं कि आरोपी मतलब है, आरोपी पे चार्ज बनता है कि नहीं बनता है? जो नॉर्मल अपने कोर्टों का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वैसा ही होता है या कुछ इसमें थोड़ा सा हटके होता है?
जिसको कुछ अलग से भी प्रिविलेज रहती है इस पर? नहीं, प्रिविलेज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जजेस जो है वो जो भी हैं वो हमारे आपके इन्हीं कोर्ट्स के ही हैं। उन्हें स्पेशल जो है बना दिया जाता है नोटिफिकेशन के थ्रू। तो हमारे सभी जजेस जो हैं वो काफी जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सभी एक्सपीरियंस्ड हैं और लॉ की सबको बहुत अच्छी जानकारी होती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ना ही सीबीआई के केसों में सिर्फ, बल्कि जो है सभी केसों में वो इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी के लिए कोई गलत ना हो जाए, कुछ कानून के अगेंस्ट ना हो। अच्छा, सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में सील्ड कवर जो प्रक्रिया होती है, इसका क्या मतलब अर्थ होता है? सील्ड कवर में कुछ चीजें जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता और अदालतें उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में देखना चाहती हैं कोई चीज, तो उसको फिर वो सील्ड कवर में मंगा के फिर वो अपने हिसाब से उसका परिशीलन कर लेती हैं। हाँ, लेकिन वो फिर पब्लिक डोमेन में नहीं आता। अच्छा, ये जैसे अमूमन अब तो बहुत ही ऑनलाइन प्रक्रिया काफी कोर्ट्स की, इवन हाई कोर्ट की भी जो है और सुप्रीम कोर्ट की भी ऑनलाइन हो गया उनका, कि आप देख सकते हैं कब पेशी है, कब जो है ऑर्डर के बारे में, लिस्टिंग के बारे में आप सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। जी जी। तो क्या सीबीआई कोर्ट्स में भी इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है या अभी भी मैनुअली पद्धति पे काम हो रहा है? नहीं, अब सीबीआई कोर्ट्स में ही नहीं, बल्कि जो है सभी कोर्टों में, सेशन कोर्ट्स में भी सबकी ई कोर्ट्स बना हुआ है, जहाँ पे आप डेली डे टू डे केस की स्टेटस जान सकते हैं, कौन काउंसिल है, किन एक्ट में है, थाना कौन सा है, उसका तमाम चीजें जो है उसमें डिटेल में होती हैं। तो आप उसके पूरा जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, पूरी सुविधा है ऑल ओवर यूपी में। मतलब केस के बारे में डिटेल बिल्कुल आप जो है ऑनलाइन ई कोर्ट्स है सभी डिस्ट्रिक्ट का, उसके ई कोर्ट पे आप जाके उन चीजों को ऐप के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि अमूमन डिफेंस के पास में ये प्रिविलेज दी जाती है अमूमन कोर्ट्स में कि वो केस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सर्टिफाइड कॉपी या है इस तरह से फॉर्म में ले सकते हैं के कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए यूज करने के लिए। तो क्या सीबीआई कोर्ट में भी इसी तरह की व्यवस्था है? डिफेंस के पास में इसका प्रिविलेज है कि वो चाहे तो पेपर्स की जो है वो डिमांड कर सकता है? नहीं, देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस जहां तक है कि इस मामले में सीबीआई जो है बड़ी ईमानदार है। ओके। मतलब पेपर्स में आईपीसी मतलब लोकल पुलिस में भी या और एजेंसीज में भी मैं देखता हूं तो वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई मामलों में जैसे हम लोग जो है बेल के मामले में अगर करते हैं तो अगर यूपी पुलिस है तो कमेंट्स जो है वो कोर्ट में आए और कोर्ट में ही दे दिए गए, फिर वो डिफेंस को नहीं दिए जाते। लेकिन सीबीआई में ये चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट है। उनकी जो है हमने बेल फाइल किया, उसकी जो है वो बाकायदा वो रिप्लाई लाते हैं और रिप्लाई लाके वो डिफेंस को रिसीव कराते हैं। आप पढ़ लीजिए, इवन अगर आप कोर्ट से परमिशन लेके आप उस पर कोई और भी रिप्लाई देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो वो तो वहां भी पावर है कि आप दे सकते हैं, लेकिन वहां वो पेपर नहीं देते। लेकिन सीबीआई कोर्ट्स में ये है कि सीबीआई आपको जो भी वो फाइल करेगी उसकी आपको कॉपी जरूर देगी। दूसरी चीज ये है कि जो चार्जशीट के साथ सॉरी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ और लिस्ट ऑफ विटनेसेस, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं पूरी ईमानदारी के साथ और अलग अलग अक्यूज को। इवन वो फिर डिफेंस के काउंसिल से भी कहते हैं कि आप एक पेज को मिला लीजिए, अगर कुछ कमी है या कोई रीडेबल नहीं है तो हमसे कहिए, हम उसको फिर से करा के देते हैं। इस मामले में मैं सीबीआई कोर्ट्स की, सीबीआई एजेंसी की तारीफ करूंगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, ये जैसे अमूमन कोर्ट्स में कुछ पहलू में जाहिर सी बात है कि हर केस में कुछ पहलू सिविल मैटर्स का भी होता है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो गई। तो अब क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि अक्यूज के पास में ये प्रिविलेज है कि वो चाहे तो इस मामले का उसको सेग्रीगेट करके एक अलग से अपील कर सकता है कि भाई प्रॉपर्टी को डीअटैच कर दिया जाए? बिल्कुल। जब ईडी कोई किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है और वो कंफर्मेशन हो जाता है उसका जो है एडजुडिकेशन अथॉरिटी से, तो उसके बाद फिर भी अक्यूज को ये जो है राइट है कि वो अपनी बात को, जो उसका ट्रिब्यूनल है तो वहां पे जाके, कैसा अपीलेट ट्रिब्यूनल है दिल्ली में, उसकी आप वहां पे अपील कर सकते हैं। और कई मामलों में अपील एक्सेप्ट भी होती है और मोस्टली जो है रिजेक्ट भी होती है, दोनों चीजें। मतलब तो उसको राइट है। लेकिन वो सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते उस मामले को? नहीं, वो नहीं सीबीआई ईडी में के केस और सीबीआई के केसेस में अगर कोई चीज आपकी जो है सीज है और जो कोई केस प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका आप स्पेशल कोर्ट में ही एप्लीकेशन देके कि ये हमारी केस प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको हमारे फेवर में रिलीज करो। मतलब उन्होंने अटैच किया है कोई प्रॉपर्टी को तो ये उसको है राइट कि वो अपनी बात को जाके कोर्ट में जाके एपीलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल क्लियर आपने जैसे समझाया कि मतलब उसका कोई भी अंश जो है आप बना के किसी भी सिविल कोर्ट में या अलग डायरेक्ट जो है जिला कोर्ट में नहीं, उसका प्रॉपर चैनल यही है कि वो फिर आप आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके वहीं पे आप उसको करेंगे।
अच्छा, मान लीजिए अगर बेल मिल गई एक्यूज को जी। और इस कैसे श्योरिटी होगी इस बात की कि वो मतलब कहीं ऐसा ना हो विदेश भाग जाए? तो अमूमन से लोग देखा गया कि नहीं, श्योरिटी के लिए तो ही बॉन्ड लिया जाता है। अच्छा। जो हम लोग कहते हैं कि जमानत लेना, कि 2 जमानतदार लाना है। आमतौर से हम लोग ये सुनते हैं कि 2 जमानतदार, तो वो इसीलिए है कि जो है वो इसी एश्योरेंस के लिए होते हैं कि अगर ये आदमी भाग जाएगा या एब्सकॉन्ड करने लगेगा तो या इनको ले आएंगे बिल्कुल। कहीं से। तो इन केस उसके बाद भी अगर कोई भाग जाता है और देश छोड़ के अगर भाग जाता है तो फिर उसके लिए जो रूल्स हैं तमाम की, इंटरपोल और ये वो हमारी क्या ट्रीटी है इंटरनेशनल, उस हिसाब से जो है फिर प्रत्यर्पण और ये वो जो भी है वो कराया जाता है आमतौर से ऐसा। और दूसरे बेल में जब बेल दी जाती है तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप जो है कई मामलों में तो मतलब मोस्टली मामलों में तो हम ये देखते हैं कि वहां पासपोर्ट भी सरेंडर करा लिया जाता है और या ये कह दिया जाता है कि आप बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो है ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल आपसे हम बता रहे हैं, जैसे नीरव मोदी वाला केस हुआ था, बहुत हाईलाइटेड केस था, जो पीएनबी स्कैम हुआ जी। तो इस केस में मतलब जैसे कि किन किन धाराओं में ईडी ने काम किया होगा और प्रॉपर्टी को कैसे केस को प्रोसीड किया होगा? नहीं, ईडी में तो मैंने आपसे जैसे बताया, हालांकि मैंने वो केस बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से ये है कि जो ईडी कोई भी जो ऑफेंस रजिस्टर होगी वो सेक्शन 3 में ही है, ठीक, और 4 में उसका जो है वो पनिशमेंट है, तो वो सेक्शन 3 में ही। सेक्शन 3 जी। अच्छा, जो राजनीतिक व्यक्ति जैसे कि अब 2G स्कैम हुआ था, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स होते रहते हैं, तो इनमें या कोई जैसे कि इतना नॉन पॉपुलर आदमी है उनको आरोपी है, तो आरोपियों का भी कुछ वर्गीकरण होता है या उनका एक ही तरह से जो है उनका जो ट्रीटमेंट होता है या उनका जो फेसिंग होती है उनकी वो एक ही तरह की होती है, नॉर्मल एक ही तरीके से मतलब की जाती है? नहीं, अब जो है वर्गीकरण से मीन्स ये है कि वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे तो डिपेंड करता है। तो भाई अगर मान लीजिए किसी आदमी ने 100 रुपए की चोरी की, और हालांकि कहा तो जाता है कानून की निगाह में कि किसी ने चाहे 1 रुपए की चोरी की या 100 रुपए की चोरी की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना मामला है कि दोनों में फर्क तो है। लेकिन ये है कि अगर दोनों डिफरेंट चीज है, कि एक अपराधी चोरी का और एक डकैती का है, तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए इस बेस पर कि कोई बाइफर्केशन है कि एक आदमी की अप्रोच कम है, इसलिए जो है उसके ऊपर कोई कोर्ट सीरियस हो जाए या कोर्ट लिबर्टी दे दे, या एक आदमी बहुत प्रभावशाली है उसके प्रभाव में आके, तो ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए इक्वल है, उसमें कुछ भी जो है अलग नहीं है। अच्छा, वो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह के मामलों को की जानकारी आपको बहुत कम रही होगी जो वकील साहब बता रहे हैं, और ये क्योंकि नॉर्मल जो है आम जनमानस में नहीं इस तरह के मामलों का जो है कोर्ट का पहलू आ पाता है, या किसी वकील साहब को बहुत कम वीडियो भी आपको देखे होंगे यूट्यूब पे भी। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि आज वकील साहब इस तरह के बातों को जो है वो बता रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना आपका रह गया है, या हम हमारे इस इंटरव्यू में कोई चीज रह गई, तो आप जाहिर सी बात है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं, तो वकील साहब से जवाब लेके हम आपको उसका जवाब भी देते रहेंगे और आपकी जो जिज्ञासा है जो भी उसको हम लोग बताते रहेंगे। अच्छा वकील साहब, एक चीज और बताइए कि जैसे कि पी चिदम्बरम साहब वाला केस हुआ था जिसमें कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जाके जमानत मिली थी, और वो पहले वो बाकायदा एक्यूज्ड हुए थे और जेल भी गए थे। तो आप अपने मतलब वकालत के पेशे के हिसाब से बताइए कि किन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर उनको जो जमानत दी तो उसमें किन किन पॉइंट्स को कंसिडर किया होगा या क्या क्या आधार बनाए होंगे उस पे? मेन उसमें जो आधार ये था कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। मतलब कि जो है किसी को एक अनंत काल के लिए किसी को जेल में आप नहीं रख सकते, इसलिए कि वो जो है ईडी के केस में है या किसी भी केस में है। और दूसरी चीज ये है कि उसकी इस अंडरटेकिंग में कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई फ्लीट रिस्क नहीं है कि वो विदेश भाग जाएगा। तो इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गवाहों को धमकाएगा नहीं, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बेल दी थी। अच्छा, ये एजेंसियां अपने पावर्स का मिसयूज न कर सके, क्योंकि सिटीजन को राइट होता है कि उसको आर्टिकल 14 से लेके कई आर्टिकल उसके फेवर में है, तो आप क्या सलाह देंगे कि मतलब क्या कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए कि इन एजेंसियों का मिसयूज ना होने पाए, अगर हो तो कैसे क्या उनके में कर सकता है व्यक्ति? मिसयूज को रोकने के लिए तो आम नागरिकों के पास तो हम कहेंगे कि कोई ऐसा अधिकार नहीं है।
इस चीज को तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है। कई बार वो कमेंट्स भी करती हैं, हम लोग इन चीजों को पेपर, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए कई बार ये कि सीबीआई के लिए कहा कि केज पैरेट है और इस तरह की बातें वो कमेंट करती हैं कि जिससे जो एजेंसीज हैं वो निरंकुश ना हो जाएं या मनमाने ढंग से ना करने लगे या किसी के फेवर में ना हो जाए, किसी का डिसफेवर ना करें। तो इस चीज का जो इंटरप्रिटेशन का या कहें कि जो एक चेक एंड बैलेंस का काम है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है, या ऑनरेबल कोर्ट्स कह सकते हैं, उन्हीं को है। आम आदमियों के पास तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। अगर उन्हें अपनी ऐसा कुछ चाहिए तो उनको कोर्ट के शरण में ही जाना पड़ेगा। अमूमन क्योंकि मैंने इसलिए बात आपसे क्वेश्चन किया कि अमूमन आपने देखा होगा कि विपक्ष ज्यादातर जो है इस बात को बहुत जोर शोर से उठाता है कि खासतौर पे ईडी के लिए भी और सीबीआई के लिए भी कि ये जो है सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं, और अगर अमूमन व्यक्ति सत्ता पक्ष से जुड़ा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर वो विपक्ष में है या उसको लाना है सत्ता पक्ष में तो थाने होते हैं साइबर मामलों के। तो उसी तरह से सीबीआई के भी अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है, हाँ, सीबीआई का आप जैसे मैंने बताया आपको लखनऊ में है, तो यहाँ थाना लखनऊ है वो। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब वैसा अमूमन जैसे कि सीबीआई लखनऊ वो लिखा जाता है। हाँ, मतलब थाने जैसे अमूमन थाने हैं उस तरह के उतने संख्या में ना होके, नहीं वो उतनी संख्या, बस वही अब उनका जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी यहाँ यूपी हमारे लखनऊ से जो, तो वो सभी के लिए थाना वही एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कुछ बड़े मामलों के बारे में थोड़ा सा बताइए, पब्लिक बहुत जानना चाहती है कि जैसे सत्यम कंप्यूटर वाला मामला हुआ था, तो इसमें किस तरह से आगे जाके कोर्ट सीबीआई को बहुत सफलता मिली, उसमें इन चीजों को पूरा इंट्रोगेट करके ही पता चला कि हाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो आखिर क्या किन किन चरणों से कैसे कुछ आपने इसके बारे में अभी देखा इसको? नहीं, चरणों का क्या, वही प्रोसेस है जैसा मैंने आपको बताया कि सीबीआई की जो विवेचना होती है या जो उनके पास जो एविडेंसेस वो कलेक्ट करते हैं उसका जो है काफी वो उसमें मेहनत करते हैं और काफी जो ये कहा जाए कि साइंटिफिक ढंग से चीजों को वो लाते हैं और चीजों को वो कोरोबोरेट करते हैं एक दूसरे से। एविडेंसेस की चेन जो है वो बड़ी मजबूत बनाते हैं और इसलिए उनका जो सक्सेस का परसेंटेज है वो काफी जो है अच्छा है और बनिस्बत और जगहों से इनका काफी बेटर है। हाँ, बहुत अच्छा। तो दर्शकों, जैसे आपने बहुत देखा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वकील साहब ने बताई आपको। इनसे आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं और चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि काफी देर से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि वकील साहब कुछ आप तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो कोई ऐसा मामला जो आपने देखा हो अपने ट्रायल वकालत के दौरान की जो आपको थोड़ा सा जो है अलग छाप छोड़ गया हो, तो अगर कुछ ऐसा है तो बताएं। और दूसरा ये कि एक पब्लिक जो हमारी है उनको जो ऐसी बात है कि बहुत ही कम जानकारी होती है, अमूमन फिल्मों में दिखाया जाता है सीबीआई ईडी के बारे में या पेपर में आता है, और ज्यादातर जानकारियों के हिसाब से फिल्मों में तो उस तरह की होती भी नहीं है जिस हिसाब से पैटर्न रियल में हो रहा है। तो इस तरह के मतलब कुछ आप मार्गदर्शन करना चाहें पब्लिक का कि कैसे मतलब जो है अगर इस तरह का कभी मामला हो या लोग धमकाएं या रियल में कभी सीबीआई का मामला हो तो किस तरह से वो बिहेव करें, बर्ताव करें? नहीं, देखिए, इन केस अगर कोई विक्टिम है या कोई जो है अक्यूज है, दोनों की चीजें अलग अलग हैं। अगर कोई विक्टिम है और वो जाना चाहता है कि नहीं मुझे परेशान कर रहा है कोई आदमी, या जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है वो किसी से रिश्वत मांग रहा है या कोई ऐसा है, तो उसकी कंप्लेंट वो बाकायदा सीबीआई के नंबर्स हैं, जो भी है, स्टेट है तो स्टेट विजिलेंस है, स्टेट एंटी करप्शन है, उनके पोर्टल्स पे नंबर हैं, टाइम टाइम पे वो मैसेजेस के थ्रू लोगों को बताते भी रहते हैं, तो वो अपनी बात उनके कंप्लेन कर सकता है, फिर वो केस रजिस्टर करके उस पर एक्शन लेते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है या बहुत बड़ा आदमी है उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए इक्वल है। मैंने अपनी लगभग 15-16 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि काफी बड़े बड़े लोगों को जो है और बहुत छोटे से लोगों ने जो है वो कंप्लेन दी और उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई और उनका काम हुआ। और दूसरे पहलू पे अगर मैं बताऊं कि अगर कोई अक्यूज है तो उसको इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे सीबीआई ने पकड़ लिया है तो अब मैं क्या ही करूं। उसके लिए जो है जो भी लीगल राइट्स हैं हमारे कानून में, सीआरपीसी में प्रोवाइडेड हैं, और जो है उसकी मदद लेते हुए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और इवन लेवल सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को कहने के लिए वो आज़ाद है। ऐसा नहीं है कि अगर इवन उसको सजा भी हो जाती है अगर फर्स्ट स्टेज पे किसी कोर्ट में, तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करके अपने रेमेडी जो है पा सकता है और जो भी उसके लीगल राइट्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे कि एक पब्लिक को भी जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो कन्वेंशन रेट होता है सीबीआई के फेवर में, अमूमन जैसे मान लीजिए आपने भी देखा होगा, तो लगभग कितने % केस पे सीबीआई के फेवर में डिसीजन होता है और कितने में
इसका कोई डेफिनेट आंकड़ा देना तो हाँ थोड़ा सा मुश्किल है कि ही बताएं। फिर भी मुझे लगता है कि इनका रेशियो जो है वो 70-30 का है। मतलब 70% जो है वो कन्विक्शन रेट है सीबीआई के बारे में। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई, चूंकि इनका जो पूरा एक जो बॉडी है पूरी, जो इनका स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है, वो काफ़ी डेलीगेटेड है और वर्क कल्चर अच्छा है, साइंटिफिक बेस्ड है और काफ़ी स्किल्ड लोग भी हैं जो इनके आईओज हैं या यहाँ पे जो पीपी काम कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इवन जो भी आते हैं वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, तो काफ़ी अच्छे माहौल में काम करते हैं, इसीलिए शायद इनका परसेंटेज बेटर है। लेकिन फिर भी ये है कि एक डिफेंस लायर होने की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफेंस के लिए कोई स्कोप नहीं है, बल्कि जो है वहाँ भी है। अगर कोई आदमी जो है निर्दोष है तो उसे कोई जबरदस्ती फंसा नहीं सकता। इन 70% जो कि कन्विंस होते हैं, जो कि एक्यूज में आते हैं जी, इनमें जाहिर बात है हाई कोर्ट जाते होंगे तो उसमें से भी काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज हो जाते होंगे काफी। हाँ बिल्कुल होते हैं, हाई कोर्ट लेवल पर पहुंचते वो और कम होते हैं। और सुप्रीम जी बहुत से लोग को और होता है, सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में पूरा केस पलट जाता है कई बार। बिल्कुल, तो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आम जनमानस को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वकालत के रूप में इन्होंने जो समझाया बात को कि 70-30 का रेशियो होता है सीबीआई कोर्ट्स में किसी आरोपी के आरोप तय होने पे। और ये फिर दायरा जाहिर सी बात है कि जब हाईकोर्ट वो आरोपी जाता है और वो नहीं है मान लीजिए, तो उस पे जो भी आर्गूमेंट्स के बाद में जो डिसीजन होता है वहां पे उसकी रेट कम हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें और भी कम हो जाती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हर जगह पे है, ठीक है। सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो, अगर आप निर्दोष हैं तो आप किसी भी अच्छे एडवोकेट को संपर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अखिल साहब बता रहे हैं। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस जो है उसको, कि यहाँ थोड़ा सा जो भी अक्यूज हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा जब भी सीबीआई के या ईडी के केसेस में अगर वो इन्वॉल्व हैं, अगर वो अक्यूज बने हुए हैं, तो उन्हें जो एक्सर्टाइल एडवोकेट्स हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। कई बार लोग भ्रमित होकर इधर उधर जो है फंस जाते हैं और कई बार हमारे समाज में तरह तरह की गंदगियां जो हैं लॉ से मतलब कोर्ट से रिलेटेड कि हम ये करा देंगे, वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को मेरिट की बात जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के उनके पास जाना चाहिए। और मैं एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहूंगा कि डेफिनेट कोई फिगर देना कि रेशियो क्या है कन्विक्शन का, वो संभव नहीं है। एक हम लोगों ने बस जो है एक आंकड़ा जो है बस बिल्कुल भी वकील साहब की जो अपना जो महसूस किया बिल्कुल वो बता रहे हैं। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि जो भी एक्सपर्टाइज एडवोकेट्स हैं उन्हीं की सेवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके अगेंस्ट में मान लीजिए सीबीआई। हाँ मतलब थोड़ा सा मैं आपको रोक के एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप ये नहीं कर सकते कि जो है अगर आपको आंख की परेशानी है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं। तो बस यही है कि अगर आपको ऐसी कोई जरूरत है तो आप उन्हीं एक्सपर्ट एडवोकेट्स जो हैं उन्हीं के पास जाएं, उनसे अपने बात। क्योंकि पैटर्न अलग होता है, थोड़ा सा जो है वे ऑफ जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं और जो चैलेंजेस होते हैं वो भी थोड़ा सा चेंज होते हैं, क्योंकि आप सीबीआई एक आपका जो है उसके पास प्रशिक्षित एडवोकेट्स की प्रोसिक्यूटर्स की जो है ऑलरेडी एक भरमार होती है उनके पास की। तो अगर आप निर्दोष हैं या आपके मान लीजिए आपको किसी वकील साहब की सेवाएं लेनी है तो जाहिर बात इस बात का जरूर ध्यान रखें जो वकील साहब बता रहे हैं कि प्रशिक्षित और जो सीबीआई मैटर्स स्पेशल कोर्ट्स को देखते हैं वकील साहब उन्हीं की सेवा लीजिए। और उसके बाद भी आपको आपके पास जाहिर सी बात है कि सीबीआई कोर्ट का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन नहीं होता है, उसके बाद आप माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है जैसे साहब ने बताया कि मामले वहां पे चेंज होते हैं, वहां पे रिजल्ट चेंज आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप दोष हैं तो बिल्कुल भी आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। कानून भरोसा बनाए रखिए, अच्छे किसी लीगल एडवोकेट को हायर करिए और उस तक के माध्यम से आप आगे अपने केस को देखिए। तो वकील साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया हमें, हम इसके लिए आपके जो है शुक्रगुजार हैं। और जाते जाते एक बात और कहेंगे कि जो है लॉ में जो भी लोग हैं वो चाहे वो एडवोकेट हों या कोर्ट्स के लोग हों या इवन अक्यूज हों, शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं प्लीज, जो है वो लीगल वे में आए और सीधे रास्ते से आए। जो लीगल का तरीका है उससे अपना
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you दर्शकों very आप बिल्कुल अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, हमारा उद्देश्य जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लीगल टर्म्स को, कानून की भाषाओं को, परिभाषाओं को, और जो है वेरियस जो है हमारी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी जानकारी आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर में देना, ताकि आपको कानून की समझ पैदा हो, कानून के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि हर भारतवासी को कानून जानने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। ये सभी के लिए लागू होती है कि वो सब कानून को जाने समझे और जरूरत आने पर उसका जो है सही तरह से उपयोग करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।